Hello friends, it's Vanna from Success Point. I hope you guys are doing great. So in today's video, we will discuss the first chapter which is concept of development. जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आने वाले दिनों में सारे के सारे 12 के 12 चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपकी CDP पूरी की पूरी कवर की जाएगी. तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि आफ्टर दिस क्लास यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि मैं आपको थॉरोली क्विकली सारे के सारे टॉपिक विद कंसेप्ट समझा दूं, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस जितने मर्जी लगा सकते हो. एक तरह से मैं आपकी समझ बना देना चाहती हूं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट ना लगे. ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीटेट है, चाहे एचटेट है, चाहे वो पीटेट है. ठीक है, तो प्लीज केयरफुली आप एक एक शब्द सुनेंगे और समझेंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे. मैं आपके क्वेश्चंस भी आपको करवाती रहूंगी टाइम टू टाइम. पहले हम सारे चैप्टर वाइज कंसेप्ट समझेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पहला लेसन कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, तो इसमें हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, हमारे पास टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है और लॉज ऑफ हेरिडिटी है. देखें, बड़े ही ध्यान से समझें. बच्चे ग्रोथ और डेवलपमेंट को, वृद्धि एवं विकास को हमेशा एक मान के चलते हैं, बट ऐसा नहीं है. ग्रोथ इज अ सबसेट ऑफ डेवलपमेंट. अगर मैं मैथमेटिक्स लैंग्वेज में बोलूं तो ये बड़ा पार्ट क्या है, डेवलपमेंट और ग्रोथ. मैं तीन चीजें लिखूंगी, ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग. ठीक है, तो डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग. तो ये तीन चीजों से मिलकर डेवलपमेंट बनती है. तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रोथ है जो वो एक छोटा हिस्सा है डेवलपमेंट का. ठीक है, इसके अलावा ये भी मैं आपको समझा दूं कि मैच्योरेशन इज रिलेटेड टू हेरिडिटी. ग्रोथ का मतलब होता है आपके साइज में, शेप में, वेट में चेंज आना, जो कि ग्रोथ को हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी बोल सकते हैं, जिसको मेजर किया जा सकता है ग्रोथ को. मैच्योरेशन भी ज्यादातर डिपेंड होती है हेरिडिटी पे, और लर्निंग इज टोटली रिलेटेड टू डेवलपमेंट. तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर में कि मैच्योरेशन का संबंध किससे है, हेरिडिटी से, और लर्निंग का संबंध किससे है, डेवलपमेंट से. तो आपने ये बात भी ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है. ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात थी कि डेवलपमेंट और ग्रोथ का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं. ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, और डेवलपमेंट किन तीन चीजों से मिलके बनी है. ठीक है, ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग. तो आई होप दिस इज क्लियर. मैं एक मिनट बस डस्टर ढूंढ रही हूं, वेट. इसको यहां से ऐसे साफ कर देती हूँ, फिर क्विकली देखते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. आप माइट मतलब आपको में भी पता भी हो सब कुछ, बट फिर भी एक दफा रिवीजन बहुत जरूरी होती है एग्जाम से पहले. प्रीनेटल पीरियड अंटिल बर्थ. ठीक है, ये कुछ जो वीक होते हैं 270 दिन कुछ करके, है ना. तो ये अंटिल बर्थ तक प्रीनेटल पीरियड होता है. यहां से आपसे क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है. फिर होता है इन्फेंसी, 0 से 2 ईयर, 0 से 2 तक. इन्फेंसी काल आप जैसे शैशवावस्था जिसको बोलते हैं, इसमें क्या करता है बच्चा, 0 से 2 में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, बच्चा ज्यादा टॉयज से खेलता है. ठीक है, तो इस एज से भी बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है. यहाँ पे उसका बिहेवियर गोल ओरिएंटेड होता है, किसी उसको चीज को देख लिया तो उसके पीछे मतलब उसके दिमाग में एक चीज छप जाती है कि हाँ मुझे यही चीज चाहिए. तो इन्फेंसी का काल. चाइल्डहुड पीरियड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से आपसे क्वेश्चन बनते हैं. चाइल्डहुड में दो तरह की आ जाती है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर. ठीक है, अर्ली में 2 to 6 ईयर और लेटर में 6 to 12 का. ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में 2 to 6 सोशल डेवलपमेंट ज्यादा होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट ज्यादा होती है. ये एक तरह प्री स्कूल होता है ना, प्ले एज होती है. यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर बड़ों को कॉपी करते हैं. ठीक है, और ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं. इनको लगता है कि हमारा ही जो पर्सपेक्टिव है वो ही सही है, दूसरों का नहीं है.
तो ये छोटी छोटी चीजें मैं जो आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ हर एक स्टेज में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे पूछ लेते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कौन सी स्टेज है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम कहेंगे अर्ली चाइल्डहुड विच इज 2 to 6। सिमिलरली सोशल डेवलपमेंट के लिए भी ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 to 6। क्लियर, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। फिर लेटर स्टेज आ जाती है 6 to 12, जिसे हम ट्रबल सम एज कहते हैं, जहां पे बच्चा एलिमेंट्री स्कूल जाना शुरू कर देता है। ठीक है, स्कूल स्टार्ट हो जाता है प्रॉपर। और यहाँ पे लेटर स्टेज में आप एक बात याद रखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्रिएटिव पोटेंशियल भी आ जाता है बच्चों में, वेरी इंपॉर्टेंट। 6 to 12 लेटर चाइल्डहुड में बच्चों में क्रिएटिव पोटेंशियल आता है, वो क्रिएटिवली कुछ सोच पाते हैं। जैसे कि काफी देखा है अपने बच्चे ड्राइंग अच्छी कर लेते हैं ना, कुछ चीजों को जैसे तीलियों माचिस मैच स्टिक से वो घर बना लेते हैं, तो इस तरीके से वो क्रिएटिविटी उनमें आ जाती है। एडोलेसेंस पीरियड है जो 13 से 17 साल तक है। ठीक है, 13 to 17 ईयर्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या वैसे 13 to 19 20 होगा ये। ठीक है, वो आगे डिवाइड किया हुआ है कि जैसे लेटर और अर्ली चाइल्डहुड किया हुआ है ना, वैसे एडोलेसेंस को किया हुआ है, बट आप यहाँ से 13 to 20 तक आप याद रख सकते हो। ठीक है, या 13 to 19 कर लो, ज्यादा बेटर है। एडोलेसेंस मतलब किशोर अवस्था, जहां से आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसे स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था कहा जाता है। स्टैनली हॉल ने कहा है ये एक बहुत ही इमोशनल अनस्टेबिलिटी वाली कंडीशन है। क्यों? क्योंकि इट इज अ स्टेज ऑफ अनरियलिज्म। बच्चे यहाँ पे अनरियलिस्टिक गोल्स बना लेते हैं, उन्हें लगता है कि दे कैन विन द वर्ल्ड। जब वो पूरा नहीं कर पाते अपने जो अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं, फिर उनमें इमोशनल अनस्टेबिलिटी होती है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो ज्यादा पीयर ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, वो पेरेंट्स की बात नहीं मानते, है ना। तो ये सारी चीजें किशोर अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, तो एडोलेसेंस, ये आप लाइन भी याद रख लो, एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ अनरियलिज्म। ये काफी बारी एग्जाम में पूछा गया है। इट इज ऑल्सो स्टेज ऑफ इमोशनल अनस्टेबिलिटी और स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था है। ठीक है, पीयर ग्रुप का ज्यादा रहता है, हीरो वर्शिप है, यहाँ पे पेरेंट्स की ज्यादा मतलब कंपनी नहीं पसंद करते। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं। और बाकी आपका सिलेबस में यहाँ एडोलेसेंस तक की रहता है, एडल्टहुड, मिडिल एज और ओल्ड एज में से क्वेश्चन तो नहीं बनता, क्योंकि स्कूल तो हम यहीं तक, स्कूल कॉलेज का यही टाइम होता है ना एडोलेसेंस तक, तो यहां से आपसे क्वेश्चन बनता है। तो ये है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो आपको ध्यान में रखनी है। एक दफा आप देख लें क्विकली। ओके, यस, तो आई होप कि आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट समझ आ गई होंगी। आगे हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, कि किस तरह, क्या प्रकार है विकास के। फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइंड से रिलेटेड है। सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, और ये तो उसका ही है। ठीक है, देखिए शारीरिक विकास में क्या आ जाता है, दो तरह के आपको याद रखनी है, ये पूछे जाते हैं, सेफेलोपोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, सेफेलोपोडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल, मतलब कि सेफेलोपोडल हेड टू टो, सर से लेके पांव तक का विकास होता है। लॉन्गिट्यूडनल ये भी आया था एक बार पीटेट के एग्जाम में, उन्होंने हेड टू टो ना पूछ के लॉन्गिट्यूडनल पूछ लिया था विकास। ठीक है, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेंटर टू फेरीफेरी। ठीक है, मतलब भीतर से बाहर की ओर। तो ये दो तरह के फिजिकल डेवलपमेंट विकास में आते हैं जो आपसे पूछ ले जाते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसे जो भी काम आप प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड है, रीजनिंग है, थिंकिंग है, ऑल कम्स अंडर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वट एवर यू थिंकिंग से रिलेटेड जो होगा। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, थिंकिंग या माइंड से रिलेटेड जो होगा। फिर है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। इसमें क्या है,
ध्यान से समझेंगे, इमोशनल डेवलपमेंट इज अ सबसेट ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। अब आप कहोगे कैसे? इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? मतलब भावनात्मक विकास, कि आप कहीं पे भी परिस्थितियों के अनुसार एडजस्ट करना सीखते हो। इसी हिसाब से आपका सामाजिक विकास भी होता है। सोसाइटी में भी हर इंसान डिफरेंट डिफरेंट होता है, पर आप अपने समझ से समायोजन सीखते हो। इसी प्रकार से मॉरल डेवलपमेंट है, नैतिक विकास है, आपको पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। इससे भी आपका सामाजिक विकास होता है। तो कोई आपसे पूछ ले इमोशनल डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट बोथ आर द पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो एक बार फिर से क्विकली देख लेते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास, जिसमें हेड टू टो, लॉन्गिट्यूडनल और प्रॉक्सिमल डिस्टल, सेंटर टू पेरीफेरी। सेकंड कॉग्निटिव, विच इज रिलेटेड टू थिंकिंग, माइंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, जिसमें आप कैसे समायोजन करते हो, एडजस्टमेंट करते हो इन सोसाइटी, ठीक है। इसमें आपका इमोशनल डेवलपमेंट और मॉरल डेवलपमेंट इसके पार्ट आ जाते हैं। क्लियर है? थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन तो पक्का ही बनता है हर टाइप के एग्जाम में। ये 8 कुछ प्रिंसिपल हैं जिसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आप कभी नहीं बोलोगे प्रिंसिपल ऑफ चेंज। देखें, बदलाव, डेफिनेटली इंसान जब से जन्म लेता है मृत्यु तक उसमें बदलाव आते रहते हैं। एक इंसान जो 5 वर्ष का जैसे है पर 20 इयर्स का वो वैसा नहीं होता, उसमें बदलाव आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी ग्रोथ हो रही है, उसमें मेच्योरिटी आ रही है, वो कुछ लर्न कर रहा है, तो उस हिसाब से वो चेंज होता रहता है। तो प्रिंसिपल ऑफ चेंज, कई बार आपको टॉपिक दे देते हैं ऊपर कि विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, फिर ऑप्शन दे देंगे तो आपको ये पता होने जरूरी है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, मतलब कि जो अर्ली डेवलपमेंट की महत्वता बहुत ज्यादा है। जो अर्ली डेवलपमेंट है वो मोर क्रिटिकल है देन लेटर डेवलपमेंट। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो 2 to 6 इयर्स ओल्ड की जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा क्रिटिकल है लेटर ईयर्स में, लेटर ईयर्स से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब क्या, कि आपको पहले से ही पता होता है कि बच्चा, मतलब कुछ आइडिया तो होता ही है कि बच्चा कब से कब चलना स्टार्ट करेगा, कब बोलना स्टार्ट करेगा। टाइम में वेरी, जैसे कुछ बच्चे 10 महीने में चलने लगते हैं, कुछ बच्चे 1 साल के या 1 साल के ऊपर 1-2 महीना हो जाता है, वो टाइम कैन वेरी, ठीक है, रेट ऑफ डेवलप कैन वेरी, बट पता तो होता है ना कि वो इस टाइम के दौरान बोलने लग जाएगा, चलने लग जाएगा, ठीक है। सो प्रेडिक्टेबिलिटी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ना तो हेरिडिटी का ही रोल है डेवलपमेंट में, ना ही अकेले एनवायरमेंट का ही रोल है। हेरिडिटी को क्या बोलते हैं, मैं यहां पे लिख देती हूं, हेरिडिटी मींस नेचर, ये भी आता है नेचर वर्सेस नर्चर, मतलब हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंट। तो इन दोनों का ही प्रोडक्ट है, डेवलपमेंट इज हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये मुझे बता रहा है ये किसने कहा है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, ये किसने कहा है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी जरूर इसका आंसर। अगर आप बता सकते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ठीक है जी। तो ये क्या है, दिस इज इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। जो ओवरऑल बच्चे का विकास होता है तो दोनों का ही पूरा योगदान रहता है, ठीक है, हेरिडिटी का भी और एनवायरमेंट का भी। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेक्टेशंस। यस, हर स्टेज में बच्चे से एक्सपेक्टेशंस होती है कि अब ये वाली चीज करेगा, अब ये 0 से 2 इयर्स में थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट कर देगा, अपने इमोशन, अपनी बॉडी फिजिकल एक्शंस को कंट्रोल करना सीख जाएगा, ठीक है। 2 to 6 में हो जाता है कि बच्चा स्कूल, प्री स्कूल जाना शुरू कर देता है। एडोलेसेंस में और तरह की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो हर स्टेज में हमें बच्चे से ये एक्सपेक्टेशंस होती है। प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, डेफिनेटली हमें पता ही है कि जैसे जैसे इंसान मैच्योर होता है वैसे वैसे उसकी लर्निंग जो स्किल्स हैं वो बढ़ती हैं। तो मैच्योरेशन और लर्निंग का बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है। अगर 5 साल के बच्चे को आई कांट टीच न्यूटन्स लॉ, राइट, तो जैसे जैसे वो मैच्योर होगा तो वो डिफिकल्ट चीजों को समझने में सक्षम होगा, क्योंकि डेवलपमेंट जाती है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। शुरू में बच्चे को हम कॉन्क्रीट चीजों से समझाते हैं, फिर हम उसको अब्स्ट्रैक्ट चीजों की ओर ले जाते हैं। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि मैच्योरेशन और
लर्निंग में सीधा सीधा संबंध है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे की विकास की दर डिफरेंट है, तो हमेशा एक टीचर को पढ़ाते समय बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर ही लेसन प्लान करना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल अगर टीचर को माइंड में रहेगा तो वो एक तरह से पढ़ाएगी नहीं। ठीक है, इस तरह सभी बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, वूम टू टूम। ठीक है, आपने खुद ही देखा है कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वो कुछ ना कुछ हर स्टेज में सीखता ही जाता है। स्कूल में सीख रहा है, समाज में सीख रहा है, परिवार में सीख रहा है, तो सीखने की प्रक्रिया कंटिन्यूअस है, इट डज नॉट स्टॉप। तो ये थे कुछ 8 प्रिंसिपल। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं होंगे तो आप दोबारा वीडियो देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं। और ये है कुछ लॉज ऑफ हेरिडिटरी, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ना पूछे भी, कम ही जाते हैं, पर मैंने सोचा कि आपको एक नई चीज बता दूं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कम ही लोग इसके बारे में बताते हैं। पर आपको कई बार जब एचटेट वगैरह का एग्जाम देते हो ना, तो काफी डीप क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये भी आपको पता होनी चाहिए। लॉज ऑफ हेरिडिटी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस को समझें। कई बार क्या होता है कि वन जीन ट्रेट डज नॉट ट्रांसफर टू इमीडिएट जनरेशन। मैं एग्जांपल समझाती हूं। मान लो एक जनरेशन में कोई डिसीज है, जेनेटिक डिसीज है, उनकी जो एक फादर में है, मान लो कुछ प्रॉब्लम है, डिसीज है, तो उसके बेटे में नहीं आई वो प्रॉब्लम, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जीन या ट्रेट खत्म हो गया। हो सकता है उसके बेटे के बेटे, मतलब उसके पोते में वो जीन ट्रेट देखने को मिल जाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस में ये आता है कि वन जीन ट्रेट डज नॉट ट्रांसफर टू इमीडिएट मेंबर ऑफ द फैमिली। अगर नहीं भी होती, बट इट डज नॉट डाई, मतलब ये मर नहीं जाता वो ट्रेट, वो अगली पीढ़ियों में भी आने की संभावना रहती है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब है कि मान लो घर में सभी गोरे हैं, वाइट फैमिली है, और सभी लंबे भी हैं, तो हर जीन ट्रेट का अपना अपना डिफरेंट वो है। मान लो कि सभी बच्चे गोरे भी होंगे और लंबे भी होंगे, जरूरी नहीं है। अगर ऑल आर वाइट पीपल इन अ फैमिली मेंबर, पर मे भी उनकी हाइट वेरी कर जाए। एक जीन ट्रेट ठीक है ट्रांसफर हो गया, पर यह जरूरी नहीं है कि दूसरा जीन ट्रेट है जो हाइट वाला वो भी इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। बात को नहीं समझ पा रहे? तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो हर जीन ट्रेट का अपना इंडिविजुअल असॉर्टमेंट है। ठीक है, वेट हाइट को नहीं इंपैक्ट कर रहा, हाइट वेट को नहीं इंपैक्ट कर रही, सॉरी कलर हाइट को नहीं इंपैक्ट कर रहा, हाइट कलर को नहीं इंपैक्ट कर रही। तो इस तरीके से दोनों अलग अलग हो सकते हैं। वाइट अगर फैमिली है तो सारे बच्चे वाइट हैं, मे बी उनकी हाइट वेरी कर जाए, तो इस तरीके से। तो आपको इन थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्वेश्चन बनेंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएंगे। तो ये थी एक छोटी सी मेरी तरफ से कोशिश, जिसमें हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट सीखा, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट सीखा, प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, तो मैं इस यहीं पे सम अप करती हूं कि ये बहुत ही एक आसान चैप्टर है। आपको स्टेजेस पता होनी चाहिए और उसके साथ कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए बच्चों की। ठीक है, तो आप आराम से हर क्वेश्चन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अगर आसपास या ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो प्लीज बच्चों को ऑब्जर्व किया करें, कि ऑब्जर्वेशन से लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है जी, तो ये थी मेरी फर्स्ट क्लास कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। आई विल कम अप विद द न्यू चैप्टर सेकेंड क्लास tomorrow, because we have to finish this series as soon as possible so that we can prepare a lot of questions on CDP. Thank you so much.